आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का नियम, है ना। जैसा कि पहले हम लोग पिछले लेक्चर में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम जो है वो बेसिकली किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में धारा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। किरचॉफ का नियम का उपयोग किया जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करें तो कुछ इस तरह का सर्किट हो कि जैसे एक यहाँ पे सेल है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ फिर से सेल लगा दिया गया, ठीक है। या सपोज इस तरह से कुछ कि यहाँ रेजिस्टेंस एक और दे दिए, यहाँ सेल लगा दिया गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस और है, बीच में भी एक रेजिस्टेंस है ना। इस तरह से अगर कोई सर्किट है इसमें देख रहे हैं एक से ज़्यादा सेल हो और बहुत तरह का रेजिस्टर हो, तो सब रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। जैसे कि ये रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा, ये रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा, या फिर इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ऐसे सर्किट में इस तरह की चीज़ों को फाइंड करने के लिए सर्किट में करंट, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो इस तरह ये सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें किरचॉफ के नियम की ज़रूरत पड़ती है। किरचॉफ ने अपना नियम दिया है, आसानी से किसी जटिल परिपथ, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा या लगाए गए वोल्टेज को फाइंड करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो पढ़े हैं, तो उस फार्मूला से हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, आसानी से फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें किरचॉफ के नियम की आवश्यकता है। किरचॉफ ने हमें दो नियम दिया है। उसका पहला नियम जो है वो संधि का नियम है, संधि का नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे जंक्शन लॉ, संधि का नियम। इसी को हम और एक नाम से जान सकते हैं करंट लॉ, धारा नियम। दूसरा नियम, दूसरा नाम से हम इसको जानेंगे धारा नियम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे करंट लॉ। संधि का नियम से मतलब है कि ये संधि पे अप्लाई होता है। जैसे कि ये पॉइंट को देखिए अगर, तो हो सकता है कि कुछ करंट इधर से आ रही होगी या इधर जा रही होगी, है ना। कुछ करंट इधर से जा रहा होगा, कुछ करंट इधर जा रहा होगा, तो ये जंक्शन से करंट का बंटवारा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पर से करंट की बंटवारा होती है, करंट आ रही या करंट जा रही, तो उसी पॉइंट को जंक्शन कहते हैं हम। तो इस जंक्शन पे अप्लाई करते हैं हम किरचॉफ के फर्स्ट नियम को, और फर्स्ट नियम को क्या कहेंगे हम, संधि का नियम कहेंगे, जंक्शन लॉ कहेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले किरचॉफ का नियम के बारे में लिख देते हैं कि किरचॉफ का नियम किस लिए उपयोग किया जाता है। तो किरचॉफ का नियम जो है बेसिकली हम यूज करते हैं किसी जटिल परिपथ, जटिल परिपथ में धारा एवं विभवांतर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो किरचॉफ का नियम हम धारा एवं विभवांतर को किसी जटिल परिपथ में, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट, जैसा कि सर्किट आपको दिखाया गया है, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो सकता है, इसमें कई तरह का रेजिस्टेंस लगे रहेंगे, कई तरह का सेल लगा रहेगा, तो वैसे सर्किट में हम धारा और विभवांतर को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम अप्लाई करने वाले हैं। चलिए, तो किरचॉफ का पहला नियम है संधि का नियम, जंक्शन लॉ, या इसी को दूसरा नाम से क्या जानते हैं हम, धारा नियम से जानते हैं। तो जंक्शन लॉ क्या कहता है, तो जंक्शन लॉ कहता है कि किसी विद्युतीय परिपथ, किसी विद्युतीय परिपथ में किसी जंक्शन पर, किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हम एक बार नियम को लिख देते हैं कि किसी विद्युतीय परिपथ
किसी विद्युतीय परिपथ में किसी जंक्शन यानी किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या कह रहा नियम कि किसी विद्युतीय परिपथ में किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि ये नियम कहना क्या चाह रहा है। तो सपोज मान लो कि ये मेरा एक संधि है, एक जंक्शन है ना। इसमें बहुत तरह की वायर आ रही और बहुत तरह के वायर में धारा जा रही है। जैसे कि एक वायर इधर है जिसमें I1 करंट जो है जंक्शन से दूर जा रही है। एक वायर इधर है जिसमें I2 करंट जो है जंक्शन की ओर आ रही। एक वायर इधर है जिसमें I3 करंट जो है जंक्शन की ओर जा रही। एक वायर इधर है जिसमें I4 करंट जंक्शन की ओर जा रही। तो हमारे पास एक जंक्शन था और इस जंक्शन में 4 तरह का वायर में करंट को शो किया गया है। कुछ में जंक्शन की तरफ करंट आ रही, कुछ वायर में जंक्शन से दूर करंट जा रही। तो नियम क्या कहता है कि किसी विद्युतीय परिपथ, मान लो एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें किसी संधि पर, ये संधि है, इस जंक्शन पॉइंट को हम O मान लेते हैं, है ना। संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी जितनी धाराएं आ रही या फिर जा रही, सभी का अलजेब्रिक सम, सभी का बीजगणितीय योग कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, शून्य होता है। चलिए देखते हैं। अब इस नियम को अप्लाई करने के लिए, यानी सबको जोड़ करके 0 रखने के लिए एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन ये है कि बीजगणितीय योग कहते हैं जिसमें या तो जोड़ भी हो और घटाव भी हो, यानी कि प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, तो वैसा वाला सम। तो हम इसमें ये 4 तरह की जो धाराएं दिखाई जा रही, तो इसमें हम कौन से धारा को पॉजिटिव मानेंगे, कौन से धारा को नेगेटिव मानेंगे, तो इसके लिए एक साइन कन्वेंशन बनाया गया। साइन कन्वेंशन क्या है? एक साइन कन्वेंशन है। इस नियम को अप्लाई करने के लिए एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी। तो साइन कन्वेंशन क्या है इसका कि जो धाराएं जंक्शन की ओर आ रही है उसको हम धनात्मक लेंगे, और जो धाराएं जंक्शन से दूर जा रही है उसको हम ऋणात्मक लेंगे, है ना। यानी साइन कन्वेंशन है कि जो धाराएं जंक्शन की ओर आ रही हो उसे धनात्मक, तथा जो धाराएं जंक्शन से दूर जा रही हो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। अब हमारे पास साइन कन्वेंशन मिल गया है ना। नियम को अप्लाई करने के लिए एक साइन कन्वेंशन दिया गया कि जो जंक्शन की तरफ जाएगा उसको हम क्या मानेंगे? धनात्मक मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको धनात्मक। और जो जंक्शन से दूर जाएगा उसको क्या मानेंगे? ऋणात्मक। और सबका टोटल अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन धाराएं जंक्शन की ओर जा रही और कौन कौन जंक्शन से दूर जा रहा है ना। और ये नियम से हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो बेसिकली ये नियम कहना चाह रहा समेशन I = 0। किसी विद्युतीय परिपथ में किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी I का अलजेब्रिक सम कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब नियम को अप्लाई करने के लिए साइन कन्वेंशन है, तो हमने इस सर्किट पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन धारा है। जैसे I1, तो I1 जंक्शन से दूर जा रही, तो जो जंक्शन से दूर जा रही उसको माइनस में लेंगे। लिखे हम लोग कि जो जंक्शन से दूर जाएगी उसको ऋणात्मक लेंगे, तो माइनस में ले लिए। उसके बाद देखेंगे I2, तो I2 जंक्शन की तरफ जा रही तो इसको हम प्लस ले लेंगे, I2 प्लस। उसके बाद देख रहे हैं I3, तो I3 जंक्शन की ओर जा रही तो इसको भी प्लस मानेंगे, I3। उसके बाद देख रहे हैं I4 भी जंक्शन की ओर जा रही तो इसको भी प्लस लेंगे। जो जंक्शन की ओर जा रहे हैं उसको प्लस,
और जो जंक्शन से दूर जा रही है उसको माइनस लेंगे। और टोटल सम है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। टोटल योग जो है वो कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब ये माइनस वाला को हम चाहें तो उधर भेज दे, तो हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I1। ये भी आपका एक नियम बन सकता है और ये भी नियम है। हम चाहें तो इसका ऐसा भी हम साइन कन्वेंशन ले सकते हैं कि जो जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं की कुल योग और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का कुल योग आपस में बराबर होता है। ये भी हम नियम कह सकते हैं जंक्शन लॉ को, कि जो धाराएं जंक्शन की ओर आ रही उसका कुल योग। तो देखो जंक्शन की ओर कौन कौन जा रही, I2 जंक्शन की ओर जा रही, I3 भी जंक्शन की ओर जा रही, I4 भी जंक्शन की ओर जा रही। तो ये टोटल का, ये तीनों का कुल योग किसके बराबर होता है, तो जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का। तो जंक्शन से दूर केवल एक धारा जा रही। अगर हम इसी में एक वायर और खींच दे और बोले कि ये है I5, तो ये भी जंक्शन से दूर जा रही, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा I5। नियम क्या बन रहा है, दूसरा नियम क्या बन रहा है कि जितने धाराएं जंक्शन की ओर आ रही उसका कुल योग और जितनी धाराएं जंक्शन से दूर जा रही उसके कुल योग के बराबर होता है। यानी जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का कुल योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। तो ये भी आप नियम कह सकते हैं। और ये भी नियम कह सकते हैं कि किसी विद्युतीय परिपथ में किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। समेशन I इज इक्वल टू 0। तो आप इसको नोट कर ले अच्छे तरीका से। और एक चीज और कि ये जो नियम है ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये नियम किसको फॉलो करता है, तो आंसर है कि ये देखो करंट का नियम है, करंट लॉ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर I3 जंक्शन की तरफ जा रही, I2 जंक्शन की तरफ जा रही, I4 जंक्शन की तरफ जा रही, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जितने धाराएं यानी धाराओं का कुल योग, जितना धारा जंक्शन की ओर आ रहा उतना ही धारा जंक्शन से दूर भी जा रहा, तब तो दोनों का योग आपस में बराबर है। अगर टोटल मान लो 5 एम्पियर की करंट जो है वो जंक्शन की ओर आ रही, तो 5 एम्पियर का करंट क्या है, जंक्शन से दूर जा रहा, मतलब जितना आया उतना चला गया, है ना। तो ये करंट किससे बनता है, तो आंसर है कि आवेश से बनता है। तो बेसिकली ये आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है। तो संधि नियम जो है, संधि का नियम जो है यानी जंक्शन लॉ किसका पालन करता है, किस प्रिंसिपल का पालन करता है, तो आंसर है कि आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है। तो आप इसको पॉइंट बना करके ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि संधि का नियम आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है। यानी कि इसमें देख रहे हैं तो आवेश कंजर्व है, जितना आवेश जितनी धाराएं आ रही उतना ही धाराएं निकल गई, है ना। और यही आवेश का कंजर्वेटिव लॉ होता है। अब एक बार आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले जंक्शन लॉ को, और अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए कुछ टाइम दिया जा रहा है आपको। हम किरचॉफ का दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है लूप लॉ, बंद पास का नियम, बंद पास का नियम, इसको कहेंगे हम लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ, बंद पास है यानी कि बंद सर्किट होना चाहिए, तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध यानी उसके साथ जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए हम इसके लिए एक सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद नियम को लिखेंगे।
चलिए ये सपोज सेल E1 है और ये E2 है। यहाँ पे धारा सपोज ऐसे जा रही है, I1 ये R1 है। यहाँ पे धारा सपोज ऐसे जा रही I2 ये R2 है। यहाँ पे धारा ऐसे जा रही I3 R3 है। यहाँ पे धारा सपोज ऐसे जा रही I4 R4। तो अब ये मेरे पास एक बंद परिपथ है जिसमें यहाँ पे एक सेल लगी हुई है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल E1 है और धारा एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। रेजिस्टेंस में धारा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में I1 फ्लो कर रहा और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है R1 है। इधर देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस और लगी हुई है R2 जिसमें धारा I2 रेजिस्टेंस की ओर फ्लो कर रही है। इसमें देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस में धारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा I3 और रेजिस्टेंस कितना R3 है। यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है E2, इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है। यहाँ देखेंगे तो I4 इस तरफ आ रही और R4 एक रेजिस्टेंस है। तो ये बंद पास है, एक तरह का बंद पास है। और ऐसे बंद सर्किट में भी हम किरचॉफ का नियम अप्लाई करके या तो I1 का मान हमसे पूछा जाए या हमसे पूछा जाए सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 कितना होगा या E2 कितना होगा, तो ये सब चीज को फाइंड करने के लिए हम किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास का नियम अप्लाई करेंगे। तो एक बार हम नियम लिख देते हैं कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एवं इसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल, ये V बल लिखा हुआ है, विद्युत वाहक बल, परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आपका दूसरा नियम है। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एवं इसके संगत प्रतिरोध, धारा और धारा से रिलेटेड, धारा के संगत, धारा के साथ में जो प्रतिरोध है ना, उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए एक बार आप नियम को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब हम इस नियम को अप्लाई कैसे करेंगे, तो इस नियम को अप्लाई करने के लिए भी एक साइन कन्वेंशन बनाया गया। साइन कन्वेंशन ये है कि जो धाराएं क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही हो, उसे धनात्मक लिया जाता है तथा जो धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही हो,
उसे ऋणात्मक लिया जाता है। तो जो क्लॉकवाइज में प्रवाहित हो रहा उसे धनात्मक, और जो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रहा उसे ऋणात्मक लेंगे हम। ये धारा की बात हो गई। अब ये जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसको हम कैसे लेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बार सेल का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि ये सेल को डिनोट करने वाला सिंबल होता है। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है ना, बड़ा डंटा, और ये छोटा डंटा जो होता है कि लोअर पोटेंशियल होता है। तो अगर हमारी पाथ इस डायरेक्शन में हो, यानी हम हायर से लोअर की तरफ अगर चलेंगे, ऐसा पाथ हो कि हम हायर से लोअर की तरफ चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ये E1 को हम -E1 लेंगे। क्या लेंगे? -E1। अगर हम हायर से लोअर की तरफ चल रहे हैं तो -E1 लेंगे, और अगर हम लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं, जैसे कि ये मेरा पाथ हो, अगर हम ऐसे चल रहे हैं लोअर से हायर की तरफ, अगर हम लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं, ये अगर E2 हो जाए तो इसको हम +E2 लेंगे। अगर हम हायर से लोअर की तरफ चलेंगे तो माइनस में लेंगे, और अगर लोअर से हायर की तरफ चलेंगे तो +A2 लेंगे। तो जो मेरा पाथ रहेगा उस तरह से हम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के हिसाब से हम साइन को अप्लाई करेंगे। चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो नियम क्या है कि प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध। तो धारा देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले I1 और यहाँ है R1। नियम क्या कर रहा है अप्लाई करने का कि जो क्लॉकवाइज दिशा में हो। तो एक बार आपको बता देते हैं कि इधर से अगर पाथ रहेगा, ऐसा पाथ रहेगा, तो ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज, और अगर इसके अपोजिट रहेगा तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये अभी क्लॉकवाइज है, और अगर इसके अपोजिट रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखेंगे हम इधर से चल रहे हैं, हम क्लॉकवाइज से चलेंगे, बट करंट किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि हम नेगेटिव लेंगे, यानी नेगेटिव I1, और नियम है कि I और R का गुणनफल, तो I1 R1 हो जाएगा। उसके बाद हम जब इधर चलेंगे नीचे, तो देख रहे हैं हम क्लॉकवाइज में चल रहे हैं और I2 भी क्लॉकवाइज में, तो I2 प्लस लेंगे, प्लस I2 R2। उसके बाद देखेंगे हम चल रहे हैं इस तरफ, मेरा पाथ है इस तरफ, बट करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस मिलेंगे, -I3 R3। उसके बाद हम देखेंगे ऊपर चल रहे हैं और करंट किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो ये माइनस में हो जाएगा, -I4 R4 इज इक्वल टू। अब देखेंगे क्या कर रहा है कि सभी धाराओं का और सभी धाराओं एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अब विद्युत वाहक बल एक E1 है, तो ये हायर और ये लोअर, तो हमारा पाथ क्या? हायर से लोअर। तभी बताए थे कि अगर हम हायर से लोअर चलेंगे तो माइनस मिलेंगे। जिधर डंटा, जिस डंटा की तरफ चल रहे हैं, माइनस की तरफ चल रहे हैं तो माइनस लेंगे, प्लस की तरफ चलेंगे तो प्लस लेंगे। तो ये माइनस की तरफ चल रहे हैं तो माइनस लेंगे, यानी -E1। उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो प्लस माइनस, तो फिर से हम प्लस माइनस माइनस की तरफ चल रहे हैं, तो ये -E2 हो जाएगा, -E1 और -E2। ये आपका नियम बन गया। अब इस नियम पे लगा करके हम चाहे तो हम रेजिस्टेंस, जो अज्ञात रेजिस्टेंस हो, अननोन रेजिस्टेंस हो, उसको फाइंड कर सकते हैं। E1 या E2 में से कोई अननोन है तो उसको फाइंड कर सकते हैं। ये नियम है। अच्छा, ये नियम किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो देख रहे हैं ये असलियत में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। IR ओम के नियम से क्या होता है? V = IR। तो एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये भी क्या है? एक तरह का एनर्जी है, और ये भी एक तरह का एनर्जी है। तो असलियत में ये एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ पे फॉलो करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लूप नियम, लूप का नियम या बंद पास का नियम है ना, लूप का नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। ये दूसरा लॉ जो है ये ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। संधि का नियम किसका पालन करता है? तो संधि का नियम आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है। अब इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए, इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है ना, बहुत सारी इस पे क्वेश्चन बन सकती है। तो जितने सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेंगे सब में हम किरचॉफ का नियम, किसी में पहला नियम, किसी में दूसरा नियम अप्लाई करके हम आसानी से रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं।